गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट टुडेज क्लास। कल हमने किया था यूनियन और स्टेट। यूनियन मीन्स सेंटर, सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशनशिप में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया था विधायी संबंध, जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है कि राज्य और केंद्र के बीच के विधायी संबंध। आज हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध। बेटा जिसका भी माइक अनम्यूट है वो अपना माइक म्यूट करो। आज हम करेंगे राज्यों और केंद्र के बीच प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सेंटर, केंद्र और राज्यों के बीच जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है वो डिफाइन किए गए हैं आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263 की अनुच्छेद 256 से लेके अनुच्छेद 263 तक प्रशासनिक संबंध के बारे में वर्णन है। केंद्र और राज्यों के बीच, यूनियन और स्टेट्स के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब सबसे पहले हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं। प्रशासनिक का मतलब है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनका कार्यान्वयन जो व्यक्ति करते हैं वो प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, और कार्यान्वयन के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाई जाती हैं वो प्रशासनिक गतिविधियां होते हैं। तो इन प्रशासनिक वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कैसे किया जाता है, तो आर्टिकल 73 अनुच्छेद 73 में तो संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो केंद्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी विषय पर जो संघ सूची में जो सब्जेक्ट्स है उनसे रेलिवेंट कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 162 आर्टिकल 162 में ये कहा गया है कि राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रेलिवेंट कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानमंडल को है, कि राज्यों की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको ये अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 जो बात डिफाइन करता है उसमें डिफाइन किया गया है 73 में तो केंद्र के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को, और 162 में स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को डिफाइन किया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालन तभी किया जा सकता है जब सेंटर और स्टेट दोनों की गवर्नमेंट सहयोग से काम करे। और यही बात डीडी बसु ने भी कही है कि संघात्मक सरकार का ढांचा तभी सफल माना जाता है जब केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार का मतलब है राज्यों की सरकार, कि केंद्र और राज्यों की सरकार के बीच ज्यादा से ज्यादा सहयोग और समन्वय होता है, तभी किसी राष्ट्र का संघात्मक ढांचा सफल होता है या सरकारों को दृढ़ आधार प्रदान होता है। तो अब हम करेंगे भारत में संघ और राज्यों की सरकारें, यूनियन और स्टेट्स की सरकारों के बीच प्रशासनिक संबंध क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट करेंगे आर्टिकल 257 अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 क्या कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती है जिससे कि ये लगे कि सेंटर ने जो कानून बनाया था उस कानून की अवहेलना हो रही है। कि स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है, जो स्टेट को मतलब स्टेट की विधानसभा को, राज्यों की जो विधानमंडल होता है उसको अधिकार है अनुच्छेद 162 के अंतर्गत कि वो अपने राज्यों के प्रशासनिक कार्यों के लिए कानून बना सकती है, लेकिन वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि केंद्र के बनाए हुए कानून की अवहेलना करे। तो
ये बात कही गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 257 में कि सेंटर के कानून की अवहेलना करके स्टेट अपना कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है। इसलिए स्टेट क्या करती है, स्टेट कोई भी नया कानून बनाने के लिए सबसे पहले उस कानून से रेलिवेंट अगर सेंटर ने, केंद्र ने कोई बात कही है या कोई भी कानून बनाया है, कोई भी दिशा निर्देश दिया है, तो उसी की पालना करती है। अपना अलग से कानून बनाने की पहल बहुत ही कम की जाती है, और पहल की जाती है तो केंद्रीय सरकार के समर्थन को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कि संसद में भी उस कानून में समर्थन मिल सके। नेक्स्ट आता है राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। ये दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव कोरिलेशन ही दिखाता है, क्योंकि राज्यों के विधानमंडल में जो भी कानून बनते हैं उन कानूनों की अंतिम सहमति राज्यपाल से लेनी पड़ती है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और ये हमने कल भी किया था विधायी संबंध में। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को अगर ये लगे कि जो सहमति के लिए जो बिल उसके पास आया है, उस बिल पर सहमति से पहले उसे राष्ट्रपति का समर्थन मिलना आवश्यक है, तो वो राष्ट्रपति के समर्थन के लिए उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो राज्यपाल जो भी काम करता है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का उत्तरदायित्व या राज्यपाल को पद से हटाना, ये सारा का सारा निर्भर करता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो राज्यपाल पूर्णतः राष्ट्रपति की दया पर नियुक्त एक पद होता है, जो ये दर्शाता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है उसकी, लेकिन वो काम करता है राज्यों के संवैधानिक प्रमुख का काम करता है। तो ये भी एक प्रशासनिक संबंध दर्शाता है राज्यों और केंद्र के बीच, कि उनके बीच एडमिनिस्ट्रेटिव कोरिलेशन है। इसीलिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक हेड जो है राज्यों का, राज्यपाल, उसकी नियुक्ति सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड करता है, मीन्स राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व वाले संचार के साधनों को निर्मित करना और उन साधनों की देखभाल करना भी किसका काम होता है, केंद्र सरकार निर्देश देती है राज्य सरकारों को, क्योंकि केंद्र का तो कोई भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं होता। अब भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो उसको 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब जितने भी राष्ट्रीय महत्व मतलब सैनिक महत्व के जो मुद्दे हैं, संचार व्यवस्थाएं हैं, उनका भौगोलिक क्षेत्रफल में तो वो राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के आएंगे, तो उनके रख रखाव का खर्चा केंद्रीय सरकार वहन करती है, लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी और उनकी रक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं राज्य सरकारों को। राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों पर ही काम करती है। नेक्स्ट है रेलवे लाइन की। कल हमने किया था, रेलवे किस सूची में आता है, संघ सूची में आता है रेलवे, क्योंकि रेलवे संघ सूची में आता है, लेकिन रेलवे की जो लाइनें हैं वो तो स्टेट्स में है। पूरे स्टेट, पूरे इंडिया में पूरे स्टेट यूटी में फैली हुई है ना, तो देखभाल के लिए दिशा निर्देश केंद्र देता है राज्यों को। और रेल मार्ग की तरह इसी तरह से जल मार्ग, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो स्टेट्स समुद्र के किनारे स्थित है, जहां पर पोर्ट्स होते हैं, उन पोर्ट्स की देखभाल का काम भी राज्यों के द्वारा किया जाता है, राज्यों की सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो काम करते हैं सेंटर के दिशा निर्देश से। यूनियन उन्हें जो ऑर्डर देगी उसी बेसिस पर यूनियन ही उसी के लिए रूल रेगुलेशंस बनाती है। नेक्स्ट आता है अंतरराज्यीय नदियों के जल बंटवारे का विवाद। तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल मतलब एक संगठन जो राज्यों के बीच, क्योंकि नदियां जो है, नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती है, तो उसके पानी को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं। जैसे हमारा हरियाणा और पंजाब का भी विवाद है ना, GLM को लेकर, नहरी पानी को लेकर, उसी तरह से बहुत सारी नदियों को लेकर विवाद था, और उन मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय में लेकर जाया जाता था। जैसे कावेरी नदी को लेकर था, गोदावरी को लेकर था, नर्मदा को लेकर भी था।
तो ये सारे मुद्दे सॉल्व करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल गठित कर दी, एक न्यायाधिकरण गठित कर दिया था 1956 में, एक नए अनुच्छेद के अंतर्गत कि संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 262 जोड़ा गया था कि अनुच्छेद 262 के तहत 1956 में इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट एक्ट लागू किया गया था। और अब इसी ट्रिब्यूनल में इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच नदी के पानी को लेकर अगर कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, झगड़ा है, बंटवारा समान नहीं हो रहा है, तो वो मुद्दे इस ट्रिब्यूनल्स में सॉल्व किए जाते हैं। और इस ट्रिब्यूनल में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, जिस ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे न्यायाधीशों में से ही नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन एक तरह से ये नियुक्ति सिर्फ फॉर्मल मानी जाती है। किसी को कोई क्वेरी है बेटा? बोलना है किसी को? नो मैम, नो मैम। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस हमेशा सीनियरिटी के बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। जैसे आप शरद चंद्र बोबड़े के बाद सीनियर थे एनवी रमना, तो बोबड़े ने रमना का प्रपोजल प्रेसिडेंट के सामने रखा और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिए। तो एक सिर्फ औपचारिक सहमति या औपचारिक स्टैंप लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कई बार मुद्दा आता है, कई बार देखने को मिलता है, जैसे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो एएन रे का जो मुद्दा आया था, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था 3 चीफ जस्टिस की सीनियरिटी को अबोलिश करके। 2 बार ये देखने को मिला है, चीफ जस्टिस का जो सीनियरिटी ऑर्डर था उसकी अवहेलना करके चीफ जस्टिस को नियुक्त किया गया। तो तब उसमें ये अधिकार आ जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो अपने विवेक से प्रेजेंट चीफ जस्टिस ने जिसका नाम भेजा है उसको निरस्त कर सकता है और दूसरे को अपने मंत्री परिषद से सहमति से किसी और को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ऐसा आप देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपना एक कोरम डिसाइड किया है और उस कोरम के अकॉर्डिंग हमेशा चीफ जस्टिस वही अपॉइंट किया जाएगा सीनियरिटी के ऑर्डर से। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या या उच्च न्यायालय में जजों की संख्या, उच्च न्यायालय की प्रत्येक स्टेट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो फिक्स है हमारे 34, लेकिन स्टेट वाइज जब हम कोर्ट देखते हैं तो हर एक स्टेट में एक समान न्यायाधीशों की संख्या नहीं होती। वो किस लिए नहीं होती? क्योंकि हर एक स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया और हर एक स्टेट की पॉपुलेशन सेम नहीं है। ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन, क्योंकि केस जितने भी, ये कौन कर रहा है भाई ये क्रिएटिविटी स्क्रीन पे? क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन के बेसिस पे ही उस हाई कोर्ट में केस बढ़ते हैं या घटते हैं, और केसों की गणना के आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जैसे सबसे ज्यादा न्यायाधीश इलाहाबाद कोर्ट में है। हर एक स्टेट में न्यायाधीशों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, पूरी सीटों पे अपॉइंट भी नहीं होते हैं। कई बार हरियाणा में भी शायद बेटा मैंने नहीं चेक किया, मे भी 26 या 24 सीटें हैं, ज्यादा भी हो सकती है, मैं करेक्ट नहीं हूँ हरियाणा के बारे में, चेक करके आपको बताऊंगी। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से होती है कि प्रत्येक स्टेट के हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है अंतरराज्यीय परिषद। जैसे कि अंतरराज्यीय नदियों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई गई थी कि वोटर डिस्प्यूट के लिए, इसी तरह से स्टेट्स के बीच वोटर को छोड़कर बहुत सारे और मुद्दे भी होते हैं। जैसे टैक्स को लेकर मुद्दा होता है या अपने ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर मुद्दा होता है, तो उसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है आर्टिकल 263 के अंतर्गत, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोला जाता है। और यही काउंसिल जो पानी को छोड़कर जो दूसरी तरह के मुद्दे हैं ना, उन झगड़ों को निपटारे का
काम करती है। और इस अंतरराज्यीय परिषद या इस इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी 1990 में वीपी सिंह की अध्यक्षता में की गई थी, और उन्होंने ही इसकी बैठक की पहली अध्यक्षता की थी। और यही ट्रिब्यूनल आज भी सेंटर स्टेट के बीच और स्टेट स्टेट के बीच, कि अगर किसी स्टेट का सेंटर से कोई मुद्दा है, कोई झगड़ा है, या स्टेट का स्टेट के ही बीच कोई मुद्दा है, झगड़ा है, दोनों तरह के मुद्दों या झगड़ों को सुलझाती है ये काउंसिल। नेक्स्ट आता है आपातकालीन घोषणा लागू होने की स्थिति में कि जब भी आपातकाल लागू होता है, आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब संकट काल की घोषणा की जाती है तो क्या होता है, सभी स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो देश का जो फेडरल सिस्टम है वो फेडरल से यूनिटरी फॉर्म में आ जाता है, मतलब देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि आर्टिकल 352 के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण में लगता है आपातकाल, और सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण में जब आपातकाल लगता है तो पूरे के पूरे देश या कुछ राज्यों पर जब लागू किया जाता है तो उन राज्यों की राज्य सूची में जितने भी विषय थे वो राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, वहां की सरकार को बर्खास्त या स्थगित कर दिया जाता है और संघीय ढांचे में आ जाते हैं। वो सारे विषय स्टेट लिस्ट से निकलकर यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं और संघ मीन्स संसद को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार या कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति काम करता है केंद्र के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से कि संघीय ढांचा एकात्मक स्वरूप ले लेता है, सारा की सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण हो जाता है, सारी की सारी शक्तियों की बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं इंडिया में, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस। इनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, इनकी योग्यताएं भी केंद्र सरकार निर्धारित करती है, लेकिन इनको अपॉइंट किया जाता है राज्यों में कि अपनी ये सेवाएं प्रदान करते हैं राज्यों में। राज्य इनको ना तो पद से हटा सकते हैं, सिर्फ स्थानांतरण में योगदान देते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध है, नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको अपॉइंट किया जाता है या पद प्रदान किया जाता है राज्य सरकार के नियंत्रण। लेकिन ये उत्तरदायी होते हैं संघ के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, लेकिन काम करते हैं राज्यों के, जिनको प्रशासनिक व्यवस्था का उच्च अधिकारी या उच्च पद का व्यक्ति होते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री के अंदर आईएएस होता है, जो शिक्षा मंत्री को शिक्षा से संबंधित नीतियों के बारे में परामर्श देता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्री काम करते हैं, क्योंकि मंत्रियों की अवधि तो 5 वर्ष के लिए होती है, उसके बाद वो अगर जीत कर भी आते हैं तो क्या पता शिक्षा मंत्री ना रहे, कोई और मंत्री पद दे दिया जाए। लेकिन जो आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्रॉस करके वहां तक पहुंचते हैं, इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है अपने फील्ड की, तो इनकी नॉलेज ज्यादा होती है उस चीज को लेकर। इसलिए राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को सुचारू रूप से काम करना है तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन फील्ड के ऑफिसर्स की सबसे अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता देना, कि आर्टिकल 275 क्या कहता है कि केंद्र सरकार ही राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कि राज्यों को फंड आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग ही सेंटर से मिलता है, और उस फंड की प्रोवाइडिंग के बाद ही हम मोस्टली देखते हैं बजट, जैसे हरियाणा का बजट कब आता है, जो सेंटर का बजट पारित हो चुका होता है, क्योंकि उससे ये एस्टिमेट लग जाता है कि हरियाणा को कितना फंड मिला है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास के संबंध में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 351 में एक बात कही गई है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा,
ये दो वर्ड है। राष्ट्रभाषा का मतलब हमारे देश ने इस चीज को अडॉप्ट किया है, और राजभाषा का मतलब है जितने भी राजकीय कामकाज होंगे वो हिंदी में भी किए जाएंगे। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया है, और उसी के अंतर्गत आर्टिकल 351 कहता है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा हिंदी के विकास के लिए काम करने होंगे। इसके लिए हिंदी साहित्य अकेडमी का गठन किया गया है, जहां पर हिंदी के विकास के लिए हिंदी कवियों को, हिंदी लिटरेचर को इन्वेस्ट करने के लिए हिंदी की बहुत सारी जैसे कि क्विज वगैरह और ये ऑर्गेनाइज की जाती है। हिंदी के जो फिलोसफर्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है, वो सारी चीजें तो सेंटर निर्देश देता है, क्योंकि संविधान में वर्णित है एक आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज कि राज्य हिंदी भाषा के विकास में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देंगे। नेक्स्ट आता है भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350 में डिफाइन किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब है थोड़ा सा समूह या कुछ वर्ग के लोग जो भाषा के आधार पर जिनकी जनसंख्या भारत में बहुत ही कम है, जैसे कि हम माने क्रिश्चियंस को, पारसियों को, ईसाइयों को, कि बुद्ध धर्म को जो मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, मुस्लिम्स को तो हमने भी कंसीडर, हाँ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक रिजर्वेशन नहीं, अल्पसंख्यक की कम्युनिटी नहीं है। हाँ स्टेट वाइज अल्पसंख्यक में हम काउंट करते हैं मुस्लिम्स को, जैसे हरियाणा में मुस्लिम अल्पसंख्यक में, लेकिन यूपी में नहीं है अल्पसंख्यक, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट सेम ही। तो जिस भी रीजन में, जिस भी क्षेत्र में किसी भी भाषा के आधार पर जिन लोगों की जनसंख्या कम है, भाषा मतलब जैसे हमारे यहाँ पंजाबी बोलने वालों की कम है, हमारे यहाँ बंगाली बोलने वालों की कम है जनसंख्या, हमारे यहाँ साउथ में तेलुगु तमिल बोलने वालों की कम है जनसंख्या, तो वो क्या हो गई, हरियाणा में अल्पसंख्यक हो गई। तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोग इंडिया में जो रह रहे हैं उन्हें अनुच्छेद 350 के अंतर्गत एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि वो प्राइमरी लेवल पर अपनी जो मदर टंग है, अपनी मातृभाषा है, उसको विकसित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की मांग राज्य से कर सकता है। राज्य से मीन्स केंद्र निर्देश देगा प्रत्येक स्टेट को, सेंटर सभी स्टेट्स को ये गाइडलाइन प्रोवाइड कराएगा कि उसकी स्टेट में लैंग्वेज के बेस पर अगर किसी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस कम्युनिटी को कुछ स्पेशल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो सुविधाएं देगा, वो प्रेफरेंसेस देगा कि प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी लेवल पे वो अपनी मदर टंग में एजुकेशन अचीव कर सके। और इसी आर्टिकल को विस्तृत करने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की आजकल बात होती है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या फॉर्मूला लागू किया है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले का मतलब है प्राइमरी लेवल पर हम 3 भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करेंगे। 3 भाषाएं कौन सी है, एक हमारी मदर टंग, जैसे हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश, क्योंकि साउथ की अब तक 2 भाषाएं कंपलसरी थी, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन भारत में देखते हैं साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, मलयालम, उसमें बहुत अच्छे हैं। और दूसरा ट्राइबल एरिया जो है, जंगलों में जो लोग रहते हैं, कबीले जो हैं, उनको पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती थी हिंदी या इंग्लिश में, तो उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये इम्प्लीमेंटेशन आई है कि लैंग्वेज बेसिस पर ही ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाएगा प्राइमरी लेवल पे ही। तो ये वही चीज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350 में क्या कहता है कि किसी भी स्टेट में लैंग्वेज के बेसिस पर अगर किसी भी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ मात्रा कम है तो उन्हें राज्य स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा कि प्राथमिक स्तर पर वो अपनी मदर टंग में एजुकेशन ले सके, राज्य स्पेशल सुविधा देगा।
जैसे कि मैंने अपनी मदर से सुना है कि जब वो पढ़ते थे उस टाइम पे हरियाणा एक अलग स्टेट नहीं बना था, तो वो पंजाबी पढ़ते थे स्कूल में। उन्होंने फर्स्ट सेकंड में मतलब बिल्कुल लोअर पहली दूसरी में उन्होंने पंजाबी भी पढ़ी थी। लेकिन बाद में हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया था, तो हमने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ी है, हमने नहीं पढ़ी पंजाबी। लेकिन पंजाब में आज भी प्राइमरी लेवल पे बच्चों को हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों पढ़ाई जाती है, और साउथ में भी पढ़ाई जाती है। तो वो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दी जाए। नेक्स्ट आता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने की स्थिति। वित्तीय आपातकाल का मतलब है आर्टिकल 360 के अंतर्गत जब कंट्री में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति ये घोषित कर दे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल बैकरप्ट हो चुकी है या होने की स्टेज पे है, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लागू कर दे, तो उस फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत क्या होगा, चाहे कोई सेंटर का एम्प्लॉय है, चाहे कोई स्टेट का एम्प्लॉय है, किसी भी डेजिग्नेशन का है वो एम्प्लॉय, सब एम्प्लॉयज की सैलरी को डिडक्ट कर दिया जाएगा जितना सेंटर चाहे, 50%, 20% या कंप्लीट की इस मंथ किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो वो सेंटर के डिसीजन होगा, और सेंटर का ये डिसीजन राष्ट्रपति ये पारित करेगा ये चीज, और इस डिसीजन को स्टेट्स को मानना एक तरह से कंपलसरी होगा। इस आदेश की अवहेलना स्टेट नहीं कर सकते हैं, कि केंद्र द्वारा जारी किए गए आदेशों को राज्य द्वारा पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है। और लास्ट आता है पूरा विश्वास एवं पूरी मान्यता खंड की आर्टिकल 261। आर्टिकल 261 क्या कहता है कि जो यूनियन है, यूनियन और स्टेट के जितने भी पब्लिक एक्ट्स होते हैं, पब्लिक एक्ट्स मतलब जो वेलफेयर के लिए स्टेट्स जो काम करते हैं या सेंटर जो काम करता है, जो सार्वजनिक भलाई के जो काम है, या रिकॉर्ड्स, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कोई भी प्रशासनिक काम जो भी किया है सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना। और थर्ड आती है न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही होते हैं जुडिशरी वर्किंग जो भी है, उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड की मेंटेनेंस, कि जितने भी पब्लिक एक्ट पारित किए हैं सेंटर ने या स्टेट ने, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अब तक के, जब से शासन शुरू हुआ था 1952 के इलेक्शन के बाद, स्टेट और सेंटर की दोहरी जो शासन व्यवस्था लागू की गई थी, या फिर जितने भी कोर्ट्स में डिसीजन हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे के सारे समूचे भारतीय क्षेत्र में पूरी विश्वसनीयता और पूरी मान्यता से उनको प्रदान की गई है, कि सेंटर ने पारित किया है तो स्टेट भी उन पर विश्वास करेगा। स्टेट ने अगर उन्हें पारित किया किसी डिसीजन को, और उस डिसीजन को हायर अथॉरिटी ने मना नहीं किया है, तो वो मान्यता अपने आप ग्रहण कर लेता है। और केंद्र द्वारा पारित सभी डिसीजंस किसी भी चीज से रेलिवेंट, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर से रेलिवेंट हो, चाहे जुडिशरी ने वो पारित किया हो, चाहे किसी चीज का रिकॉर्ड हो, तो राज्य में अगर उसी स्टेट में उससे संबंधित कोई नया विवाद आता है, तो केंद्र के इन रिकॉर्ड्स को, इन पब्लिक एक्ट्स को या जुडिशरी डिसीजंस को एज ए प्रूफ या एज ए रिकॉर्ड मान्यता प्रदान की जाती है, कि स्टेट नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। कि जैसे कि हम इजीएस्ट एग्जांपल ले, सुप्रीम कोर्ट ने किसी डिसीजन में कोई निर्णय दिया और हाई कोर्ट में वैसा ही कोई मुद्दा आ गया, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को आधार के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, कि पहले भी ऐसा ही एक मुद्दा आया था, उस पर ये डिसीजन हुआ था, ये भी सिमिलर है, इसका भी ये डिसीजन निकलता है, उसको नकार नहीं सकता है, क्योंकि केंद्र मीन्स हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को मान्यता प्रदान की जाती है। ये था स्टेट और यूनियन के बीच रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप्स, कि राज्यों और केंद्र के बीच प्रशासनिक संबंध। और इन प्रशासनिक संबंध को लेकर बहुत बार, कई बार मुद्दे भी हुए हैं, जैसे कि एक बार हुआ था एएन रे को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया था, जबकि 3 जज हेगड़े, ग्रोवर, सेक्टे, ये तीनों से सीनियर थे,
लेकिन इंदिरा गांधी का सपोर्ट प्राप्त था, राष्ट्रपति ने उसको प्रपोजल के तहत मान्य कर दिया गया था। इसी तरह से जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, पहली बार केंद्र में एक विरोधी दल की सरकार बहुमत से मिलकर आई थी, तो उन्होंने 9 स्टेट्स की विधानसभाओं को भंग करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। स्टेट्स में कांग्रेसी सरकार थी, लेकिन ये केंद्र की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। 1980 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में दोबारा इंदिरा गांधी की कांग्रेसी सरकार आ गई, तो उसने क्या किया, उन 9 स्टेट से राष्ट्रपति शासन वापस लेके उनमें सरकार बहाल कर दी, और नए 9 और स्टेट्स थे जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया आर्टिकल 356 के अंतर्गत। तो ये विरोधाभास या ये कंट्राडिक्शंस चलता रहता है कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को लेकर, लेकिन इसको लेकर हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने जो यूनियन ऑफ स्टेट का जो मॉड्यूल इंप्लीमेंट किया है, उसमें स्टेट और यूनियन के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन नहीं है। यूनियन और स्टेट के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, जिसके तहत ही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन स्मूथली हो पाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, सिर्फ हम यहीं तक करेंगे आज, यूनियन और स्टेट के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछो बेटा। सबको समझ